हिंदी कक्षा में वर्ग 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर का अध्ययन करेंगे। आउटसाइडर कहानी भाग 1 का अध्ययन हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। इस सप्ताह भाग 2 का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं और पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए या उससे सीख लेने के लिए उसके रचनाकार, उसकी लेखिका, उसके लेखक, उसके कवि के जीवन संबंध में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम हम लेखिका परिचय मालती जोशी का करेंगे। मालती जोशी हिंदी कहानी लेखिका हैं और इनका जन्म 4 जून सन 1934 को औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से सन 1956 में हिंदी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। आपने अनगिनत कहानियाँ, बाल कथाएँ तथा उपन्यासों की रचना की है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर ये साहित्य सृजन में संलग्न है। आपने आंगन, छाव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, आनंदी, इनके अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह में ये संग्रहित हैं। इनकी कई कहानियाँ का रंगमंचन, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्द की प्रचुरता है। मालती जी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 में भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। अब आउटसाइडर कहानी के संबंध में मेरे दृष्टिकोण एवं मेरे विचार। आउटसाइडर कहानी मालती जोशी द्वारा लिखी एक ऐसी मार्मिक कहानी है। इस कहानी में नीलम घर की बड़ी बेटी है। उसकी एक बहन, 2 भाई हैं। दोनों उनसे छोटे हैं। माँ है। यौवन के दहलीज पर पहुँचते ही उसके पिता के असामयिक निधन ने उसे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। किशोरावस्था से यौवनावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसने प्रौढ़ा स्त्री की भांति समस्त गृहस्थी का बोझ अपने कंधे पर ले लिया। माँ की लाचारी, भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेवारी आदि ने उसे कभी अपने विषय में सोचने का मौका भी नहीं दिया। वह एक व्यस्त स्त्री की भांति पूरे घर का बोझ की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ढोती रहती है। वह पिता की भांति अपने भाई बहनों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना और एक काबिल इंसान बनाना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसे सभी की जिम्मेदारी को निभाते निभाते अपने जीवन के महत्वपूर्ण 45 वर्ष होने के बाद वह अपने सबसे छोटे भाई की शादी के बाद वह अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त होकर निश्चिंत होना चाहती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसने संपूर्ण जिम्मेदारियों को पिता की भांति अपनी इच्छा के अनुसार पूरी कर ली है। अब वह घर की संपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी है। अब वह निश्चिंत होकर आराम करेगी। किंतु उसे झटका तब लगा जब घर के सभी सदस्य ने उम्र के 45 वसंत बीत जाने के बाद उससे विवाह करने का अनुरोध किया और जिद करने लगे कि उसका विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को चलाने के लिए आखिर किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत तो होती है। नीलम स्टेशन से वापस आने के बाद हनीमून पर गए जोड़े को छोड़कर बाकी सभी सदस्य बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि
उसके साथ कुछ समय बैठकर समय बिताए। वे लोग अपने मन की बात बता सके कि वे नीलम के संबंध में क्या चाहते हैं। वे चाहते थे कि नीलम को पहले विवाह के लिए राजी करें, फिर वे उसे विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं और तरह तरह के रिश्ते के संबंध में उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन नीलम को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, और नहीं क्योंकि घर के दामाद भी वहीं बैठे हैं, और इस उम्र में वह विवाह करके करेगी भी क्या। उसकी भावना त्याग तपस्या की कद्र घर में परिवार वालों में किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया तब उसी ने उसकी भावना को कभी नहीं समझा। उसका इस्तेमाल अपने परिवार के बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसे काबिल इंसान बनाने तक ही सीमित रखा। तब उसकी भावना को भला कौन समझ सकता था। सभी अपने अपने मंजिल प्राप्त करने के बाद उसे सिर्फ साधन मात्र समझकर ठुकरा दिए, और अब वह बोझ के समान महसूस की जाने लगी। यहाँ सिर्फ यह कहा जा सकता है कि यह सच है कि नीलम ने अपने घर के लिए बिना सोचे समझे बहुत बड़ा त्याग किया। आपने बहुत बड़ा त्याग किया, वो लोग स्वीकार भी करते हैं इस घर के लिए, लेकिन अब जब तक आपकी नौकरी है तभी तक इस घर में आपकी कद्र है, नहीं तो आप एक सिर्फ आउटसाइडर बनकर रह जाएंगे। इसलिए अब अभी भी समय है, आप विवाह कर लें तो शायद आपका घर गृहस्थी भी बच जाए। जिस माँ ने उसके विवाह के संबंध में कभी विचार तक नहीं किया, वह कभी यह नहीं सोची कि नीलम की आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, तब वह स्वयं अब इस उम्र में आकर विवाह करके क्या करेगी। माँ तो सिर्फ अपने परिवार की परवरिश के लिए उसे इस्तेमाल करती रही, कभी उसके विवाह के बारे में सोचा ही नहीं। अब वह इस संबंध में सोचना भी नहीं चाहती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने बच्चे के लिए उसे साधन मात्र समझती रही। उसे अपने आप पर बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपने ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ उन लोगों के लिए समर्पित कर दी जिन्हें वह अपना समझती थी। अपना भाई, अपनी बहन, जिनके लिए वह तमाम ज़िंदगी खुशियाँ देने के लिए, उनके भविष्य संवारने के लिए उसने अपने तमाम खुशियों का गला घोट दिया, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। आज वही उन्हें आउटसाइडर समझते थे, उनको पराया समझते थे, जबकि वह स्वयं सबका भरण पोषण करती थी, सबके लिए मरती थी। आज उन्हीं अपनों के बीच वह आउटसाइडर के रूप में गिनी जाती है, देखी और गिनी जाती है। आज नीलम मन ही मन सोचती थी कि कितने मतलबी हैं दुनिया के लोग और घर वाले, जो मतलब निकलते ही कितनी जल्दी नज़रें फेर लेते हैं। जिस समय उसके पिता का देहांत हुआ था, यदि वह पुत्र की भांति यदि अपने परिवार का सहारा नहीं देती, सहारा नहीं बनती, केवल अपने बारे में सोचती, तो शायद वह खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही होती और उनके भाई बहन सड़क के किसी किनारे पर पड़े होते। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे अपनी माँ पर हो रहा था कि माँ ने तो सभी को जन्म दिया, लेकिन कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। वह हमेशा उसकी जिम्मेदारियां ही गिनाती रही और अब बेटे के पक्ष में ही बोल रही हैं। उसके त्याग, तपस्या, उसके कष्ट, उसके उत्सर्ग, सब कुछ को भुला दिया। कितना फर्क होता है यह समाज बेटे और बेटियों में, कितना फर्क करता है। नीलम अगले ही दिन कॉलेज जाकर पहले से प्रतीक्षा रत उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है और प्रिंसिपल की उपाधि ग्रहण कर नई जगह बस्तर में ट्रांसफ़र लेना स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वह अब घर में आउटसाइडर के सिवा कुछ भी नहीं है। घर में वह जितना समझती थी कि लोग उसे रोकेंगे, उसकी परवाह करेंगे, किंतु
वह उसकी भूल थी। यहाँ उस घर में उसकी परवाह करने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि सबके सब मतलबी थे और सबके मतलब पूरे हो चुके थे। अब वह घर वालों के लिए बिल्कुल पराई हो गई है, आउटसाइडर की तरह। कितनी अजीब है ये दुनिया। जिसके वजह से मनुष्य अपना अस्तित्व बनाता है, वह उसी को दरकिनार कर देता है। कितना मतलबी होता है इंसान, जिसे किसी की भावना, दुख, दर्द, उम्र, लिहाज आदि से कोई मतलब नहीं। आइए अब हम इस पाठ के द्वितीय भाग का शेषांश का अध्ययन करें, उसको पढ़ें और समझें। तो कहानी अब आगे। तो समझाने की जरूरत नहीं, उसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। कहने का मतलब है, यह प्रसंग तब आया है जब उसके घर वाले आखिरी बेटे सुमित की शादी के बाद जब एक जगह जमा होते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तब उससे विवाह के लिए तरह तरह के प्रस्ताव और प्रलोभन देते हैं। लेकिन नीलिमा इस बात के लिए राजी नहीं होती है। वह कहती है कि इसे अब एक मजाक समझ करके तुम भूल जाओ। एक बात और थी दीदी, अब क्या रह गया? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा है, पर यह कभी नहीं सोचा कि यह घर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अपना नहीं हो सकता। तुम हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। क्या बात करती हो? मैं सच कह रही हूँ। अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान के समान रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली आऊँगी, पर नहीं कहा। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप हो गई। अब उससे क्या कहे, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा कि सुदीप से कहेगी, खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। तब का गया अब आया है। वहाँ बैठकर उसको दीदी का ख्याल तक नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो दीदी के शादी का शौक सवार हुआ है। लेकिन सुदीप से वह कुछ नहीं कहेगी। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है। शिकायत कभी अगर थी तो अम्मा से थी। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया उसके साथ। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधे पर डालकर वह बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। उम्र नीलम की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती चली गई और तब उसने उसके विवाह के बारे में नहीं सोचा। और अब जिंदगी के 45 वर्ष बीतने के बाद वह विवाह करके क्या कर लेगी? अम्मा जानकर भी अनजान बनी रही। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली, तब यह नहीं सोचा कि अब यही उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी। पर यह आशा दुराशा ही साबित हुई। यह आशा उसकी निराशा में ही बदलती चली गई। दीपू इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। शादी के बाद जब दीपू साले ने उसे कनाडा बुला लिया तो उससे ज़्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है। इस तथ्य से अम्मा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। कितनी पक्षपात कर रही थी बेटे और बेटियों के साथ। अगर वह जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा उतनी उत्साहित न होती। अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों से अब उनका मन नहीं भरता, पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता कि दीदी इतनी जल्दी इतने सारे रुपये का जुगाड़ करना बहुत कठिन है और
मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। बेचारे अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का कंधा नसीब न हुआ और न तड़पड़। उन दिनों प्रिया होने वाली थी, सुदीप का वहाँ होना बेहद ज़रूरी था। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना टलता ही चला गया। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया, पर उसके सामर्थ्य उतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी कराता और सुमित के मेडिकल की पढ़ाई का भी खर्च उठाता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सुना हो गया। अलका ने आकर उस सुनेपन को भर दिया। सुमित की शादी के लिए उसे सिर नहीं खपाना पड़ा, उसने खुद ही तय कर ली थी। घर की आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर कितनी खुश थी नीलम। पर इस वक्त बेवक्त की शहनाई ने उसका सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। गनीमत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस तेजी के साथ उठा उतनी ही तेजी के साथ दब भी गया। पम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। जिंदगी फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगी। लोग अपने में मसरूफ़ हो गए। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए और अब सुदीप का सामान बंद रहा था। उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन कुछ और ही था। उसका मन हुआ कुछ और दिन छुट्टी बढ़ा ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीपू के साथ समय बिता सके। उस दिन ज्वाइन करने के लिए जब कॉलेज गई तो नीलिमा ने सोचा कि अब घर वालों की सारी ज़रूरतें मिट गई है, अब उसे भी इनसे कहीं दूर शांति की आवश्यकता है। तो साथ में एप्लीकेशन भी लेती गई। वह चाहती थी कि छुट्टी और उसकी बढ़ जाए। प्रिंसिपल मैडम ने एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं, बोली घर पर संदेशा भेजने वाली थी तुम्हें बुलाने के लिए। और इस तरह से आउटसाइडर कहानी के भाग 2 में हम इतना ही अध्ययन कर पाएंगे। आउटसाइडर कहानी का शेषांश भाग 3 में अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें,